नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द बुक्स सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में सब्जेक्ट कोड BANS 183 के चैप्टर नंबर 7 की चर्चा करेंगे, जहां हमारे चैप्टर का नाम होगा पर्यटन बनाम धरोहर स्थल। चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें यह पता चलेगा कि धरोहर पर्यटन क्या होता है और किस प्रकार से आज जो टूरिज्म है ये हमारी हेरिटेज साइट को प्रभावित कर रहा है। इसके साथ साथ देश के स्तर पर और विश्व के स्तर पर हेरिटेज साइट को बचाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा दो केस स्टडी है हमारे चैप्टर में। एक केस स्टडी है ताजमहल की और दूसरी केस स्टडी है भीमबेटका की गुफा की। एग्जाम ओरिएंटेड ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। हर चैप्टर की तरह इस चैप्टर का भी एक इंट्रोडक्शन दिया है और चैप्टर की शुरुआत होती है यहाँ से कि धरोहर पर्यटन क्या है। तो देखिए, धरोहर पर्यटन को परिभाषित करने से पहले मैं आपको धरोहर शब्द का अर्थ बताऊं। देखिए, धरोहर क्या होती है। एक धरोहर तो होती है प्राकृतिक धरोहर, जो हमें नेचर से मिली है, जैसे कि पर्वत, पहाड़, झील, झरने, चट्टानें। ये सब जो कौन सी धरोहरें हैं, ये सब प्राकृतिक धरोहर हैं जो प्रकृति ने हमें दी है और इसे बचाना हमारा फर्ज है। लेकिन एक धरोहर होती है ऐतिहासिक धरोहर, जो हमारे प्राचीन वंश के जो राजवंश रहे, उन्होंने जिन किलों का निर्माण करवाया, उन्होंने जिन उद्यानों का निर्माण करवाया, तो आज की पीढ़ी की ये जिम्मेदारी बनती है कि ये हमारी जो प्राचीन परंपराएं हैं उनका बचाव करे। जो हमारे पूर्वज और साथ साथ जो हमारी पहले की जो पीढ़ियां हैं, ये हमारे लिए जो भी चीज़ें छोड़कर गई हैं, हम उसका संरक्षण करें। तो आई होप सो आप धरोहर शब्द का अर्थ समझ गए होंगे। एक निजी व्यक्ति के लिए, एक पर्सनली व्यक्ति के लिए अगर हम बात करें तो उसकी पूर्वज जो उसके लिए छोड़कर जाते हैं संपत्ति, वो उसकी धरोहर है और उसकी रक्षा करना उसका काम है। लेकिन हम यहाँ पर विश्व के स्तर पर और राष्ट्र के स्तर पर जो धरोहर स्थल हैं उन्हीं की बात करेंगे। तो देखिए, कह रहा है वास्तव में जो पर्यटन है ना, उसमें धरोहर शब्द का अर्थ होता है कोई एक बहुत बड़ा भूदृश्य होगा, यानी कि भूमि का दृश्य होगा। कोई ऐसा क्षेत्र होगा जिसका प्राकृतिक इतिहास है, यानी कि वो किसी न किसी चीज़ के लिए फेमस है। या फिर कोई ऐसी इमारत होगी जो अतीत से ही फेमस है, या फिर बहुत सारी कलाकृतियाँ होंगी, शिल्पकारी भी हो सकती है और सांस्कृतिक परंपराएं भी हो सकती हैं, जो पुरानी पीढ़ी से लेकर वर्तमान पीढ़ी और आने वाली पीढ़ियों तक चलती रहेंगी। तो ऐसी जगह को हम धरोहर कहेंगे। धरोहर समरूप नहीं है, ये विश्व के स्तर पर भी हो सकती है, यानी कि ऐसी धरोहर जैसे अंटार्कटिका की हम बात करें, अंतरिक्ष की बात करें, तो ये विश्व की धरोहर हैं। इस पर किसी एक देश का नहीं बल्कि विश्व का नियंत्रण है। राष्ट्रीय धरोहर वो होती हैं जो किसी देश की सीमाओं में होती हैं, जैसे कि हमारे देश में ताजमहल, लाल किला, ये हमारे देश की धरोहर हैं। ना सिर्फ धरोहर हैं बल्कि देश के सम्मान का प्रतीक भी हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर की बात करें या साउथ इंडिया के मंदिरों की बात करें, ये सब हमारी धरोहर हैं। कोई धरोहर हो सकती है जी क्षेत्रीय धरोहर हो, यानी कि वो उस क्षेत्र के आधार पर ही फेमस हो, और कुछ धरोहर स्थानीय स्तर पर भी हो सकती हैं। जब हम किसी धरोहर की बात करते हैं तो वो सिर्फ निजी नहीं होती, उसमें इमोशंस होते हैं, उसमें फीलिंग होती है, उसमें कल्चर होता है। यानी कि एक ही जगह अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग हो सकती है। एग्जाम्पल की अगर बात करें, हम पुरी में जगन्नाथ मंदिर है, तो भगवान जगन्नाथ का जो ये मंदिर है, अगर एक भारतीय वहाँ पर जाएगा तो उसके लिए ये एक धार्मिक विषय है। लेकिन जब एक विदेशी पर्यटक यहाँ पर आएगा तो वो प्राचीन संस्कृति को देखने आएगा, प्राचीन काल के उस स्थल को देखने आएगा जो इतिहास की किताबों में दर्ज हैं। वो वहाँ की कलाकृतियाँ देखेगा, वो दीवारों पर उकेरी गई आकृतियाँ देखेगा। लेकिन जब एक भारतीय जाएगा, एक हिंदू भक्त जाएगा, तो उसके लिए भक्ति का स्थान है। कोई एक व्यक्ति होगा जो अपनी मन्नत मांगने वहाँ पर जाएगा, यानी कि जगह तो एक ही है लेकिन अलग अलग लोगों के लिए उसका अलग अलग अर्थ है। तो ऐसे में विश्व में बहुत सारे धरोहर स्थल हैं जो आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं और इसने आज पर्यटन को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज बहुत सारे देशों की अर्थव्यवस्था पर्यटन पर ही निर्भर है और पर्यटन एक बहुत बड़ा उद्योग बन चुका है। ऐसे में पर्यटन का जितना ज़्यादा बाजारीकरण होगा उतना ही उस देश की अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। तो ऐसे में जो ये हेरिटेज साइट हैं, यानी कि धरोहर स्थल हैं, आज इन्होंने पर्यटन के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। अगर दिल्ली जैसे क्षेत्र में कोई बंदा घूमने आ रहा है तो सिर्फ और सिर्फ धरोहर के लिए ही आ रहा है, वो यहाँ के ऐतिहासिक इमारतों को देखने के लिए आ रहा है। तो ये कह रहा है कि एक वस्तु के धरोहर के आकर्षण के कारण
आज बड़े पैमाने पर धरोहर साइट्स की संख्या बढ़ी है, हेरिटेज साइट की संख्या बढ़ी है, और बहुत सारे विद्वानों ने इनकी बढ़ती लोकप्रियता की वजह से इनको परिभाषित करने का काम किया है। एग्जाम्पल के लिए वेलर और हेल ने 1992 में हेरिटेज पर्यटन में ये कहा कि जितने भी हमारी ऐतिहासिक इमारतें हैं, म्यूज़ियम हैं, जितने भी युद्ध क्षेत्र है जहाँ पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, या फिर आज़ादी के लिए युद्ध, या फिर महाभारत का युद्ध, ऐसे जितने भी क्षेत्र हैं, ऐसे जितनी भूमि चिन्ह हैं, ये सब किस में आती हैं? धरोहर स्थल में। जबकि हर ग्रोव ने 1995 में ये कहा कि एक हेरिटेज साइट वो साइट होती है जिसके बारे में लगातार खोज होती रहे और हमें इतिहास के बारे में पता चलता रहे। तो इससे ये पता चलता है कि एक धरोहर साइट इतिहास की दृष्टि से भी कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जबकि सबसे बड़े पैमाने पर जो धरोहरों को माना जाता है वो होती है सांस्कृतिक, यानी कल्चरल। इसमें रीति रिवाजों की बात होती है, प्रथाओं की बात होती है, स्थानों की बात होती है, वस्तुओं की बात होती है, कलाओं की बात होती है, और ये मूल्य ना पीढ़ी दर पीढ़ी चले आते हैं। जितनी भी सांस्कृतिक धरोहर होती है ना, जितने भी कल्चरल हेरिटेज साइट होती हैं, ये लोगों के मूल्यों को बढ़ाती हैं, उनके बीच में विश्वासों को बढ़ाती हैं, उनकी आकांक्षाओं को दिखाती हैं, और ऐसे में वो उस देश की पहचान बन जाती है। जैसे ही कोई हमारे देश में आएगा तो भारतीयता की पहचान हमारे यहाँ क्या है? 7 अजूबों में से एक अजूबा ताजमहल, दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर, मुंबई में शिरडी वाले साईं बाबा, अजमेर में अजमेर शरीफ की दरगाह। तो ये बहुत बड़ी सांस्कृतिक स्थल हैं ये। जैसे कि हमारी किताब में वारसा की बात की गई है कि वारसा में यहूदी संग्रहालय है जो केवल यहूदियों की पहचान नहीं बता रहा, बल्कि उनकी पीड़ा, उनके दुख, उनके दर्द, जो जनसंहार हुआ था उसके बारे में बताता है। इस तरह दिल्ली में लाल किला ये सिर्फ इतिहास का प्रतीक नहीं है, आज ये हमारे राष्ट्र का प्रतीक है। 15 अगस्त को हम यहाँ से झंडा फहराते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक हमें क्या बताया गया है कि धरोहर क्या होती हैं और धरोहर पर्यटन क्या होता है, जिसमें हमने सांस्कृतिक धरोहर की बात करी, ऐतिहासिक धरोहर की बात करी, धार्मिक धरोहरों की बात करी, और ये भी देखा किस प्रकार से एक ही स्थल कई चीज़ों को एक साथ जोड़ता है। अब ऐसे में ये जो धरोहर हैं ये न सिर्फ प्राचीन इतिहास को जानने की एक कड़ी हैं, बल्कि वर्तमान पीढ़ी के लिए एक आदर्श हैं। ऐसे में न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि विश्व के स्तर पर इन्हें बचाने का प्रयास किया जा रहा है। और ऐसे में विश्व में एक संस्था है यूनेस्को, जो कि यूएनओ की एक ब्रांच है। यूनेस्को पूरे विश्व में विश्व धरोहर स्थल को पहचान कर रही है, और ऐसी जगह जो इसके मानकों पर खरा उतरती है उन्हें हेरिटेज साइट का दर्जा भी देती है। भारत में लगभग 37 ऐसी जगह हैं जो कि यूनेस्को की विश्व धरोहर विरासत में चिन्हित हैं। अब ऐसे में देखिए, यूनेस्को में जब कोई जगह ना रजिस्टर्ड हो जाती है तो उससे पता क्या फ़ायदा है? जितने भी टूरिस्ट आते हैं ना उन्हें पहले से ही पता चल जाता है कि हाँ भाई इस देश में ये वाली जगह घूमने की है, तो वो पहले से ही उस जगह के बारे में प्लान बना लेता है। तो ऐसे में पर्यटन को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलता है। इसके अलावा जो भी क्षेत्र यूनेस्को की सूची में रजिस्टर्ड होगा, मान्यता प्राप्त होगा, तो ऐसे में ना उसकी जिम्मेदारी केवल उस देश की नहीं बल्कि पूरे विश्व की बन जाती है कि पूरा विश्व मिलकर उस चीज़ को बचाए। तो अगर इसलिए हर एक देश चाहता है कि उसके यहाँ की जितने भी हेरिटेज साइट हैं वो यूनेस्को की सूची में शामिल हो जाएं, क्योंकि यूनेस्को की सूची में शामिल होने से सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि वो पूरे विश्व उसकी सहायता करेगा, और इसके साथ साथ जितने भी टूरिस्ट होते हैं उन्हें पहले से ही ये सारी चीज़ें पता होंगी कि इस देश में ये साइटें होती हैं और हम इन्हें जाके घूम सकते हैं। तो यूनेस्को की बात किया है तो 1972 में विश्व धरोहर सम्मेलन हुआ और यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल की सुरक्षा का उद्घाटन किया कि विश्व के स्तर पर जितने भी हेरिटेज साइट हैं उनको बचाने का प्रयास किया जाएगा। इससे हमें अतीत के बारे में ना सिर्फ पता चलता है बल्कि पूरे विश्व के सहयोग के बारे में भी पता चलता है। इस सम्मेलन में ये बात की गई कि हमें अपने जितने भी ऐतिहासिक इमारतें हैं उनके संरक्षण को बढ़ावा देना होगा, उनको बचाने का बढ़ावा देना होगा, चाहे वो मूर्त हों चाहे वो अमूर्त हों। मूर्त और अमूर्त के बारे में अगले चैप्टर में हम बात करेंगे। इसके साथ साथ सांस्कृतिक परिदृश्य की जितनी भी अवधारणा हैं ये एक संस्कृति के बारे में बताती हैं। ऐसे में हमें ऐसी सारी हेरिटेज साइट जो कि हेरिटेज वॉक के नाम से जानी जाती है उन्हें ही बचाना है। अब देखिए हेरिटेज वॉक क्या होता है। जैसे प्राचीन काल में इतिहास में जब हम पढ़ते हैं तो रेशम मार्ग जो कि चीन से होते हुए रोम तक जाता था। जब हम पुरानी दिल्ली के चांदनी चौक की बात करते हैं ना तो चांदनी चौक में सिर्फ हम चांदनी चौक की बात नहीं करते, हर गली हर मोहल्ले की बात करते हैं। जितनी भी चीज़ें वहाँ पर खाने पीने की फेमस हैं उन सब की बात करते हैं। तो जो ये ऐसी जगह होती है ना इन्हीं जगहों को हम हेरिटेज वॉक कहते हैं।
चांदनी चौक में हर कदम एक कहानी कहता है, अंग्रेजों के ज़माने से पहले की और आज तक की। तो सांस्कृतिक हेरिटेज जो पर्यटन है, क्षेत्रीय विकास को भी बढ़ावा देता है। और ऐसे में 1991 में सांस्कृतिक हेरिटेज पर्यटन और क्षेत्रीय विकास का सम्मेलन हुआ और इसमें इस चीज़ पर जोर दिया गया कि ऐसी जितनी भी जगह हैं वहाँ पर जीवन गुणवत्ता की सुंदरता को बढ़ावा देना है और उनके प्रभावों को भी बढ़ावा देना है। हेरिटेज पर्यटन को बढ़ावा देने वाली जितनी भी गतिविधियां हैं उनके संसाधनों को बढ़ावा देना है और लोगों को जागरूक भी करना है। जितने भी संगीतकार हैं, कलाकार हैं, इन सब के समर्थन को बढ़ावा देना है और इन्हें प्रोत्साहन भी देना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ना लुप्त होती जा रही हैं। ऐसे में जब तक इन्हें संरक्षण नहीं दिया जाएगा, प्रोत्साहन नहीं दिया जाएगा, तो ये चीज़ें कैसे आगे बढ़ेंगी। अप्रैल 2020 तक के आंकड़े आपकी किताब में दिए गए हैं। 167 यानी कि 167 देशों में से कुल 1121 विश्व धरोहर स्थल हैं। चीन और इटली में लगभग 55 साइट हैं जो कि किसी देश में सबसे अधिक हैं। ऐसे ही स्पेन में 48, जर्मनी में 46, फ्रांस में 45 और भारत में लगभग 38 ऐसी साइट हैं जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में रजिस्टर्ड हैं। तो यूनेस्को किस प्रकार से काम कर रहा है, आई होप सो आप जान गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो समझ आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। आगे चैप्टर में बताया गया कि विश्व धरोहर स्थल है क्या। तो विश्व धरोहर स्थल का मतलब ये है कि जिन्हें हम दुनिया के अजूबों में गिनते हैं, जो इतने अनोखे हैं ना कि हर देश का कर्तव्य बन जाता है कि हर एक देश अपने देश की परवाह किए बिना इन सब की रक्षा करे। ये ना सोचे कि भारत में, ये ना सोचे चीन में, ये ना सोचे अमेरिका में, ये कहाँ पर है। ये सब विश्व के धरोहर स्थल हैं और पूरे विश्व की जिम्मेदारी हो इसे बचाए। विश्व धरोहर स्थल संस्कृति और हमारे ग्रह की रक्षा के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। इतना ही नहीं, ये हमारे पूरे विश्व की विविधताओं को भी दिखाते हैं और विविधताओं में एकता को भी दिखाते हैं। और आज वैश्वीकरण के युग में तो पूरे विश्व को गांव में बदल दिया है वैश्वीकरण ने। तो ऐसे में विश्व के एक कोने में होने वाली घटना पूरे विश्व को प्रभावित करती है। अभी मैं हाल फिलहाल की घटना बताता हूँ आपको। अगस्त 2022 में 2-3 जगह से ऐसी खबरें आई, अमेरिका से भी, ब्रिटेन से भी, जहां गांधी प्रतिमा को तोड़ा गया। तो गांधी जी की जो वहां पर प्रतिमा तोड़ी गई, तो ये कहीं ना कहीं ना सिर्फ भारत का अपमान है बल्कि उस देश का भी अपमान है, ये जिस देश में गांधी की प्रतिमा तोड़ी गई है। क्योंकि गांधी किसी एक देश के नहीं हैं, ये पूरे विश्व के हैं। इनके जो विचार हैं वो पूरे विश्व में अपनाए गए हैं। तो ऐसे में जो विश्व धरोहर स्थल होगा ना, उसकी जिम्मेदारी पूरे विश्व की है। और इसीलिए 1972 में विश्व धरोहर स्थलों की पहचान संरक्षण के लिए यूनेस्को का निर्माण भी किया गया था। आगे भारत की बात की गई है, भारत और विश्व धरोहर स्थल। तो जब हम भारत की बात करते हैं तो हमारे सामने सबसे पहले किताब का नाम आता है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक हर एक व्यक्ति जानता है। और अगर ग्रेजुएशन में होकर हमें ये नहीं पता डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, तो हमने तो पढ़ाई कुछ की नहीं है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि हमारे पहले प्रधानमंत्री थे। इन्होंने ना भारत के धरोहर स्थलों के बारे में पता कैसे, कितनी फीलिंग में बात की है इन्होंने। पता क्या कहा है कि जब मैं बनारस के पास सारनाथ में जाता हूँ ना, सारनाथ जो जगह है वो एक ऐसी जगह है भाई जहाँ पर बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था। महात्मा बुद्ध ने जो पहला उपदेश दिया था वो कहाँ दिया था, सारनाथ में। तो नेहरू क्या कह रहे हैं उसके बारे में कि बनारस के पास सारनाथ में जब मैं बुद्ध को लगभग देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है बुद्ध ना अपना पहला उपदेश दे रहे हैं। 2500 साल पहले के जो उनके वर्ड है ना, वो मुझे ऐसा लगता है मेरे कानों में गूंज रहे हैं। अशोक के जब मैं पत्थर के स्तंभ देखता हूँ ना, उनके शिलालेख देखता हूँ, उसकी भाषा देखता हूँ, तो ऐसा लगता है वो मुझसे बात कर रहे हैं। ऐसा नेहरू ने अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा है। यानी कि जो विश्व की धरोहर स्थलें होती हैं ना, ये एक तरीके से मानिए जब आप इन्हें देखेंगे ना तो ऐसा लगेगा कि ये आपके सामने ही है। अगर आप इन्हें फील करेंगे, आप कभी जगन्नाथ मंदिर जाइए, आप खजुराहो के मंदिर में जाइए, आप जयपुर में जाइए, ताजमहल जाइए, आप लाल किला जाइए, दीवारें ना आप जब आप देखेंगे, अगर आपके अंदर फीलिंग्स होंगी, आप वहाँ का इतिहास पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा सारी चीज़ें आपके सामने आ रही हैं। इसी प्रकार से कार्ल मार्क्स ने भी भारत के बारे में कहा था कि हमारी भाषाओं का स्रोत, जो हमारा धर्म है, हमारी भाषाओं का स्रोत कौन है, हमारा धर्म है। भारत की सभ्यता धर्म और दर्शन के कार्य प्रमुखों में से एक है, जहाँ पर दार्शनिक, ध्यान, योग, आयुर्वेद, शारीरिक, मानसिक उपचार, प्राचीन परंपराएं, प्रणालियाँ, हर एक चीज़ तो है इस भारत में। रहस्यवाद भी है और इतिहास भी है, ऐश्वर्य भी है और अवकाश भी है।
महाराष्ट्र की जब अजंता की गुफाएं आप देखोगे, एलोरा की गुफाएं देखोगे, उत्तर प्रदेश में आगरा का ताजमहल देखोगे, उड़ीसा में कोणार्क का सूर्य मंदिर देखोगे, असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान देखोगे, मानस वन्यजीव अभयारण्य और भीमबेटका की गुफाएं देखोगे, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई देखोगे। तो ये सारे इतने सुंदर स्थल हैं, इतनी अच्छी धरोहर है हमारी, जिन्हें यूनेस्को भी नहीं रोक पाया और उसने अपनी धरोहर स्थल में इन्हें सूची में शामिल कर लिया। तो ये भारत के कुछ विश्व धरोहर स्थल हैं जिनके बारे में यहाँ बात की गई है। आगे चैप्टर में 2 केस स्टडी दी गई है। यहाँ से यहाँ तक यही लिखा है भाई। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, हर क्वेश्चन का आप आंसर दे सकते हो कि हेरिटेज क्या होती है, सांस्कृतिक धरोहर क्या होती है, वर्तमान में विश्व धरोहर सम्मेलन का हिस्सा कितने देश हैं, कुछ वस्तुओं की सूची दे जो धरोहर का हिस्सा हो सकती हैं। आगे चैप्टर में 2 केस स्टडी दी गई है, एक ताजमहल की और एक भीमबेटका की गुफा की, जहां हमें ताजमहल और भीमबेटका की गुफा के बारे में बताया जाएगा और साथ साथ ये भी बताया जाएगा कि ये यहाँ पर कौन सी समस्याएं हैं जो कि इन दोनों स्थलों को प्रभावित कर रही हैं। तो देखिए, जब हम ताजमहल की बात करते हैं तो ताजमहल उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित है, हम सभी जानते हैं, और पूरे विश्व में प्रेम का प्रतीक है। दुनिया के 7 अजूबों में से एक अजूबा है ताजमहल, और शाहजहां ने इसका निर्माण करवाया था अपनी प्रिय बेगम मुमताज़ की याद में। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि ताजमहल के बारे में बहुत सारे लेखकों ने भी अपने विचार प्रकट किए हैं। जैसे कि बैगले ने 1979 में ये कहा था कि रविंद्रनाथ टैगोर ने ताजमहल को समय के गाल पर आंसू के रूप में बताया है। जबकि एक विश्व यात्री थे एलेनोर रूजवेल्ट, उन्होंने बताया कि ये जो सफ़ेद संगमरमर का मकबरा है ये वास्तविक प्रेम की पवित्रता का प्रतीक है। इन दोनों ही कथनों से, इन दोनों ही स्टेटमेंट से ये पता चलता है कि ये जो मकबरा है यानी कि जो ताजमहल है इसकी रूमानियत कितनी खास है। मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी प्रिय पत्नी मुमताज़ महल की याद में इसे बनवाया था, और इसके साथ ही साथ आज ये पूरी दुनिया में प्यार का प्रतीक है। भारत की बात की जाए तो भारत सरकार बड़े पैमाने पर इस जगह से राजस्व कमाती है, क्योंकि देश दुनिया से बहुत सारे यात्री यहाँ पर यात्रा करने आते हैं। लेकिन अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग रोल है ताजमहल का। जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं ना, उनके लिए इसका कोई भी महत्व नहीं है। जैसे दिल्ली में बहुत सारे लोग रहते हैं लेकिन वो कभी ताजमहल लाल किला देखने नहीं जाते, ऐसे आगरा में बहुत सारे लोग हैं वो कभी ताजमहल ही नहीं देखने जाते हैं। तो स्थानीय लोगों के लिए ना वही घर की मुर्गी दाल बराबर वाली बात है। जो स्थानीय लोग हैं इसके लिए कोई महत्व नहीं है, जबकि बाहरी लोग तो इसकी प्रशंसा करते ही नहीं थकते। हमारे देश की यानी स्वदेशी आबादी के लिए एक मकबरा है और इसके अंदर केवल मस्जिद का धार्मिक महत्व है, जबकि जो वेस्टर्न कल्चर के लोग हैं, पश्चिमी दुनिया के लोग हैं, वो इसकी सुंदरता देखने आते हैं, इसका आकर्षण देखने आते हैं, और इसीलिए पर्यटन उद्योग के लिए एक पैसा बनाने वाली मशीन बन चुका है ताजमहल। यानी कि ताजमहल इस बात का उदाहरण है कि एक ही चीज़ कितने सारे दृष्टिकोणों से उसे देखी जा सकती है। यानी कि स्थानीय लोगों के लिए इसका कोई महत्व नहीं है, स्वदेशी लोगों के लिए एक मकबरा है सिर्फ, कुछ लोगों के लिए धार्मिक मस्जिद है सिर्फ ये, और जबकि विदेशी लोगों के लिए ना एक जगह ऐसी जो प्रेम का प्रतीक है, जो इसकी सुंदरता देखने आते हैं, और भारत सरकार के लिए कमाई की एक मशीन है, पर्यटन उद्योग के लिए एक पैसा बनाने वाला उत्पाद है। स्थानीय लोगों को बड़े पैमाने पर इसकी वजह से रोजगार मिल रहा है। इससे हमें शानदार इस्लामिक अतीत के बारे में पता चलता है। वफादार मुसलमानों के लिए एक पूजा का स्थल है, जबकि कुछ शायर लोग तो पता ही से क्या कहते हैं, प्यार का मजाक है ये, क्योंकि गरीब बंदा तो कभी ताजमहल बनवा ही नहीं पाएगा। तो ये तो गरीबों के लिए प्यार का मजाक है कि गरीब कहाँ से ताजमहल बना लेगा बेचारा, क्योंकि अपने प्रिय के लिए वो इस तरीके से शानदार स्मारक का निर्माण नहीं कर सकते, इसलिए गरीबों के लिए क्या है, सिर्फ ये मजाक। तो भैया गरीबों को तो जाना नहीं चाहिए ताजमहल, वरना डिमांड हो जाएगी। तो ताजमहल एक स्मारक के रूप में भी है, एक ऐतिहासिकता के रूप में भी, एक रोमांटिक प्रेम का प्रतीक भी है, और एक सार्वभौमिक मूल्य भी है। लेकिन समस्या पता क्या आ रही है, जब इतने सारे लोग वहाँ पर घूमने जा रहे हैं और आज जो एसिड रेन हो रही है, जलवायु में जो परिवर्तन हो रहा है, प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, इससे जो एसिड रेन हो रही है, इससे जो इसका ताजमहल का जो संगमरमर है ना वो पीला पड़ता जा रहा है। तो ऐसे में जो भारत का पूरा तात्विक सर्वेक्षण विभाग है, ASI डिपार्टमेंट जो है, वो इसके संरक्षण के लिए कार्य कर रहा है, और ऐसे में समस्या आई है क्या कि इसका ना कलर पीला पड़ता जा रहा है। तो इसलिए ये कहा गया कि आसपास के जो 2 किलोमीटर का इलाका है इसे बफर जोन बनाया जाए और इसके आसपास से गाड़ियाँ ना जाएं, क्योंकि गाड़ियों से जो निकलने वाला धुआं है वो कहीं ना कहीं इसको प्रभावित कर रहा है। अभी पिछले ही महीने यानी कि अगस्त की अगर मैं बात करूँ, अगस्त 2022 की बात करूँ मैं, यानी कि इसी महीने की बात करूँ, तो इंस्टाग्राम पे ना एक न्यूज़ फेमस हुई थी बहुत ज़्यादा कि एक लड़की थी, उसने फ़ोटो खींची, ताजमहल के पीछे बहुत सारा कूड़ा पड़ा था। फिर 2-4 दिन बाद ना उसे पूरा सफाया करवाया गया।
यानी कि जिस जगह पर पर्यटन घूमने जाएंगे वहाँ के पर्यावरण को भी प्रभावित करते हैं। लेकिन ऐसा ना हो कि इस पर्यावरण के चक्कर में जो हेरिटेज साइट है, जो हमारी धरोहर स्थल हैं, उनकी ऐतिहासिकता खत्म हो जाए, उनकी कहानियाँ खत्म हो जाएं, तो उसे बचाने की भी ज़रूरत है। आगे चैप्टर में भीमबेटका की गुफाओं के बारे में बात की गई है। तो जब हम भीमबेटका की गुफाओं की बात करते हैं तो इसके बारे में ये बताया है कि बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं इसे देखने, लेकिन यहाँ पे जो कलाकृतियाँ हैं, यहाँ की दीवारों पर जो यहाँ की कलाकृतियाँ उकेरी गई हैं, तो कहीं ना पर्यटकों के आने की वजह से बहुत सारी चीज़ें ना मिट भी जा रही हैं। तो ऐसे में समय रहते ही ना इसके संरक्षण की ज़रूरत है और इसके लिए बहुत सारे ठोस कदम उठाए भी गए हैं। जैसा कि आपकी किताब ये कह रही है कि आज बड़े पैमाने पर लोग ना रॉक आर्ट टूरिज्म यानी कि चट्टानों को देखने के लिए आ रहे हैं और पूरे विश्व में इसके लिए वृद्धि हो रही है। माना जा रहा है कि एक साल में 240 मिलियन से भी अधिक यात्री इस चीज़ से जुड़े हैं, चट्टान कला पर्यटन से, यानी कि रॉक आर्ट टूरिज्म से। और ये एक सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मानी जाती है, सांस्कृतिक पर्यटन के रूप में जानी जाती है। हालांकि रॉक आर्ट टूरिज्म जो है अभी शुरुआती अवस्था में ही है, अभी ये ज़्यादा विकसित नहीं है, फिर भी विश्व के बहुत सारे यात्रियों का ध्यान इस ओर आकर्षित हो चुका है कि वो रॉक पर्यटन करते हैं, जिसमें वो बहुत सारी गुफाओं को देखते हैं, प्राचीन काल के इतिहास को जानकारी जानने की कोशिश करते हैं। तो भारत में जो भीमबेटका की गुफाएं हैं, इसकी दीवारों पर बहुत सारी कलाएं हैं, बहुत सारे चित्र हैं, जो कि यहाँ लोग इसे देखने आते हैं। और बड़े पैमाने पर पर्यटक जब इसे देखने आ रहे हैं तो सवाल ये उठता है कि अतीत के जो ये अवशेष हैं जिससे हमें इतिहास की जानकारियाँ मिल रही हैं, कहीं ये इतिहास की जानकारियाँ विलुप्त ना हो जाएं, इनमें टूट फूट ना हो जाएं। अगर कला को पर्यटक छुएंगे तो इससे कीमती कला को नुकसान होगा, अतीत को देखने के साधन का नुकसान होगा, जगह की पवित्रता खत्म हो जाएगी, उसकी कला नष्ट हो जाएगी। तो भारतीय संदर्भ में जिन धरोहर स्थल को विश्व धरोहर स्थल के रूप में पहचाना गया है, स्वीकार किया गया है, उनकी मरम्मत के काम किए जा रहे हैं, संरक्षण के काम किए जा रहे हैं और ये जिम्मेदारी दी गई है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को। तो ताजमहल और भीमबेटका की गुफाएं हमें ये बताती हैं कि किस प्रकार से पर्यटन हेरिटेज साइट्स को प्रभावित करता है। तो जब आपका ये क्वेश्चन आएगा तो आप ये 2 एग्जाम्पल लिखकर आंसर देंगे। आगे चैप्टर की बात की जाए तो चैप्टर यहाँ फिनिश होता है लास्ट पैराग्राफ के साथ कि पर्यटन बनाम हेरिटेज मुद्दे क्या हैं, जिसकी बात हमने ऑलरेडी ताजमहल में और भीमबेटका की गुफा में कर ली है कि आज बड़े पैमाने पर जो पर्यटन हो रहा है, बहुत सारे जो टूरिस्ट जो आ रहे हैं, ऐसे में वो हेरिटेज साइट के पर्यावरण को प्रभावित कर रहे हैं। एक तरफ तो पर्यटन का प्रॉफिट है, दूसरी तरफ लॉस भी है। प्रॉफिट ये है कि देश की आमदनी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, लोगों को, स्थानीय लोगों को रोज़गार मिल रहा है, उनकी संस्कृति का फैलाव हो रहा है, उनको जागरूकता बढ़ रही है। लेकिन दूसरी तरफ नुकसान ये है कि कहीं ना कहीं पॉल्यूशन बढ़ रहा है, जो प्राकृतिक धरोहर स्थल हैं इन्हें नुकसान हो रहा है, जो आदिवासी समुदाय हैं वो प्रभावित हो रहे हैं और कई बार पर्यटन के नाम पर बहुत सारे लोगों को उस क्षेत्र से निष्कासित भी किया जा रहा है, जिसकी वजह से प्रवास एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है। बहुत सारे लोगों को अपने क्षेत्र से निकालने की वजह से अपने रोजगार से हाथ धोना पड़ रहा है। प्राकृतिक सुंदरता को बनाए रखने के आड़ में बहुत सारे लोगों को उन क्षेत्रों से निकाला जा रहा है। तो यहाँ पर कुछ किताबों के नाम माध्यम से आपको बताया जाएगा, जैसे कि बताया जा रहा है कि पर्यटन और धरोहर स्थल पर बहुत सारे अध्ययन हुए हैं और इन अध्ययनों से ये विचार किया गया है कि पर्यटन का क्या क्या प्रभाव धरोहर स्थल पर पड़ता है। जैसे कि मिशेल रॉल्फ ट्रिलियट ने अपनी एक किताब लिखी है साइलेंसिंग द पोस्ट, उसमें उन्होंने ये कहा है कि कोई भी इमारत होती है, कोई भी कथा होती है, वो मौन का एक पुलिंदा है, यानी कि भले ही वो इमारत चुपचाप खड़ी रहती है, लेकिन जब उसका अध्ययन किया जाता है तो इतिहास की बहुत सारी परतें खोलती हैं। इसी प्रकार से डिलैंसी ने एक किताब लिखी है हिस्ट्री टू हेरिटेज एन असेसमेंट ऑफ तरपम बे। इसमें इन्होंने बताया कि तरपम खाड़ी के बारे में, कि तरपम खाड़ी में बहमियन समुदाय के लोग रहते थे और उन्होंने ये आवाज़ उठाई कि वो अपने पर्यावरण को बचाना चाहते हैं और आगे चलकर इनकी आवाज़ को माना भी गया, क्योंकि पर्यटन की वजह से इन लोगों की जो डेली रूटीन की लाइफ थी वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही थी। इसी प्रकार से तिब्बत का भी एक एग्जाम्पल दिया गया है कि एक जगह है तिब्बत में मैली स्नो पर्वत, मैली स्नो पर्वत जो कि तिब्बत में है, इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल का हिस्सा घोषित किया गया है। ऐसे में जो हिस्सा विश्व धरोहर स्थल में आता है उसके तो विकास की बात की जा रही है, लेकिन जो उसके आसपास के गांव के लोग हैं उन्हें वहां से भगाया जा रहा है विकास के नाम पर। ऐसे में जो वो लोग हैं वो ये मुद्दा उठा रहे हैं कि ये भेदभाव उनके द्वारा क्यों। इसी प्रकार से स्थानीय पर्यावरण का मुद्दा है यहाँ पर। और पर्यटक, तो पर्यटन जब आएगा तो टैक्स लेकर आएगा, लेकिन अपने साथ बहुत सारी समस्याएं लाएगा, जैसे कि प्रदूषण। समुद्र तट पे आप जाएंगे तो बहुत सारे प्लास्टिक बैग दिखाई देंगे, तो प्लास्टिक
आज कितनी बड़ी समस्या बन चुकी है। जब वो समुद्र में जाती है तो समुद्री जलीय जीव जंतु के लिए बहुत ज़्यादा खतरा हो जाता है। समुद्र के जलीय जीव जंतु प्लास्टिक की वजह से बहुत सारे मर रहे हैं। इसके साथ साथ जो ये पॉल्यूशन हो रहा है, इससे संगमरमर का जो कलर है वही प्रभावित हो रहा है, जिसकी मैंने बात करी। भीमबेटका की गुफाएं जैसे अन्य जितने भी स्थल हैं उनको भी इससे खतरा है। इसके अलावा जो जलीय जीवन है, हमारे जो समुद्र हैं, महासागर हैं, ये हमारे लिए मूल्यवान प्राकृतिक धरोहर हैं। इन्हें बचाना भी हमारा फ़र्ज़ है। तो पर्यटन ने मानव समाज की सांस्कृतिक धरोहर को प्रभावित किया है। बहुत सारे लोगों का विस्थापन हो रहा है। वासन ने घोषणा भी की, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के माध्यम से घोषणा करी कि दक्षिण एशिया जैसी घनी आबादी वाले जो देश हैं, यहाँ पर पर्यटन का बुरा प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि सदियों से हमारे यहाँ जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं, जैसे कि नागालैंड वगैरह की अगर बात की जाए, पूर्वोत्तर की बात की जाए, असम अरुणाचल प्रदेश की बात की जाए, उत्तराखंड की बात की जाए, तो यहाँ की बहुत सारी जनजातियाँ कई बार प्रभावित होती हैं। इससे लोगों के डेली रूटीन पर प्रभाव पड़ा है, समाजी जीवन पर प्रभाव पड़ा है, विश्वास पर प्रभाव पड़ा है, मूल्यों पर निगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं इसे बचाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चैप्टर यहीं फिनिश होता है। आगे चैप्टर में प्रश्न है। आई होप से इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आएगा आप कर देंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।